नमस्कार, देख रहे होंगे झकास भारत और मैं हूं रविकांत। कई उम्मीदवारों से मिलने का सिलसिला लगातार जारी है। उसी दरमियान फतुहा से प्लूरल्स के कैंडिडेट अजीत कुमार सिंह जी अभी बैठे हुए हैं हमारे सामने। इनसे कुछ पूछूंगा। ये आईआईटी खड़गपुर से पढ़े हुए हैं और यहाँ पर इंजीनियरिंग और मेडिकल का तैयारी भी कराते हैं। तो प्लूरल्स जैसे कि हम सभी जानते हैं कि एडवर्टाइजमेंट के जरिए बिहार में आती है और छाने का प्रयास करती है। कोरोना लॉकडाउन में जिस प्रकार से पुष्पम प्रिया चौधरी जगह जगह जाकर मुद्दे को उठा रही थी, वह एक बात था, मगर उसमें वो निराकरण करती हुई नज़र नहीं आ रही थी। यह भी एक सवाल था। अब उसके बाद वो जिस प्रकार से अपनी दावेदारियां मुख्यमंत्री को लेकर किए थे, वह एक अलग विषय है, वो उनसे मिलकर मैं पूछूंगा। मगर अभी जो फतुहा से कैंडिडेट हैं, मैं फतुहा के जो स्थानीय मुद्दे हैं उस पर भी बात करूंगा। अजीत कुमार जी, पहले तो आपको झकास भारत धन्यवाद कहना चाहूँगा आपको। और फतुहा का जो आप वहाँ पर कितने दिन से अभी घूम रहे हैं? फतुहा मेरा घर ही है और वहाँ मेरा जब से पटना आए हैं 2009 से, तो हम लोग वहाँ पर स्थानीय मुद्दे को बस अच्छी तरह से देख रहे हैं और कोशिश था कि जितना भी हो सके हम लोग उसको सॉल्व करें। तो लगभग हम लोग 10 साल से उस एरिया में घूम रहे हैं। 10 साल से उस एरिया में घूम रहे हैं। और जब आप आईआईटी खड़गपुर से आए तो फिर यहाँ अभी जो पढ़ाने का काम है उस पर भी ज़रा जोड़ देंगे, बताएंगे। आईआईटी खड़गपुर से आने के बाद हम लोगों ने यहाँ पर कोचिंग स्टार्ट किया था इंजीनियरिंग और मेडिकल के लिए, क्योंकि उस समय कोटा में लोगों को जाना पड़ता था। तो सबसे पहले मेरी प्राथमिकता थी कि यहाँ पर एक ऐसा इंस्टीट्यूट बने जिसमें कम पैसे में बच्चे पढ़ाई कर सकें, नो प्रॉफिट नो लॉस बेसिस पे। तो हम लोगों का जो प्रयास था कि कमज़ोर से कमज़ोर, आर्थिक रूप से कमज़ोर बच्चे भी यहाँ पढ़ाई कर सकें। तो मैं फतुहा के जितने भी छात्र आते हैं, तो उनमें से जितने भी इकोनॉमिकली वीक हैं, हम लोग उनको फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। इसके लिए हम लोगों का कोशिश रहता है कि उनको जितना भी हेल्प कर सके करें। विकलांग भी कुछ बच्चे हैं, तो उन लोगों को हम लोग रहने खाने का भी कुछ व्यवस्था अपनी तरफ से जो हो सकता है करते हैं। तो मेरे प्रयास में जितना है हम लोग इंडिविजुअल लेवल पे अभी तक किए हैं, लेकिन अब एक पार्टी के साथ जुड़े हैं, तो अब यह प्रयास बहुत बड़े लेवल पे हम चाह रहे हैं कि करें। मतलब कि आप जब पढ़ाई कर रहे थे उसके बाद आए तो सोशल चीज़ों से आपका जुड़ाव ज़्यादा रहा? हाँ, एकदम, इसीलिए पटना रुके ही थे, अदरवाइज हमारा। तो प्लूरल से जुड़ने का मतलब क्या है? आप किससे इंस्पायर थे या उसमें क्या अच्छाई नज़र आई प्लूरल्स पार्टी में? प्लूरल्स पार्टी में जो सबसे बड़ी अच्छाई है कि यह पार्टी बाकी सभी पार्टी से अलग है। यह केवल एक मुद्दे पे काम करना चाहती है, विकास यानी डेवलपमेंट। इसका कोई धर्म और जाति का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। धर्म बिहारी और जाति कर्म आधारित है। तो ये कॉन्सेप्ट सबसे बड़ा है। जो बिहार की तरक्की के लिए सबसे बड़ी जो रुकावट है वो यहाँ का जातिवाद है। जातिवाद के चलते लोग कैंडिडेट को, अयोग्य कैंडिडेट को चुन लेते हैं और विकास के मुद्दे को भूल जाते हैं। तो हमें लगा कि बिहार में जो बहुत बड़ा परिवर्तनकारी पार्टी आ सकता है वो प्लूरल्स का कॉन्सेप्ट है। और ये कॉन्सेप्ट हमें बहुत अच्छा लगा कि इसमें जातिवाद और धर्म का नामो निशान नहीं है। केवल विकास के मुद्दे पे सारे कैंडिडेट का सिलेक्शन किया जा रहा है। तो हम लोगों का भी जो सिलेक्शन हुआ है वो केवल डेवलपमेंट और प्रोफाइल एजुकेशन के आधार पे और जो काम है उसके आधार पे किया गया। तो क्या लगता है बिहार की जनता इन बातों को समझ पाएगी? क्योंकि जातिगत तो एक बहुत बड़ी सच्चाई है, धरातलीय सच्चाई है जो चुनावों में भूमिका निभाती है। और कैंडिडेट भी हर विधानसभा पर वही उतारे जाते हैं जो वहाँ पर उस जाति का नेतृत्व करते हैं या उस जाति में ज़्यादा संख्या उनकी होती है। और जो एक बातें और है वो है कि प्लूरल्स जाति के रूप में उसके काम को बता रही है कि ये इंजीनियर हैं, ये डॉक्टर हैं। तो इन बातों को बिहार के लोग समझ पाएंगे क्या इस विधानसभा में? जातिवाद की जड़ें प्राचीन काल से हैं और वो गहरी हैं। तो इसको हम एक मुद्दा मानते हैं कि ये हमारा बहुत बड़ा कुरीति है या हमारी समस्या है। लेकिन इसको समझाने में हम लोगों को प्रयास करना होगा और इसके लिए हम लोगों को काम करना होगा। लोग धीरे धीरे समझेंगे। अगर इसको हम बहुत बड़ा समस्या नहीं मान रहे हैं, क्योंकि ये समस्या बड़ी है, लेकिन इसका निराकरण बहुत जल्दी हो सकता है और आसानी से हो सकता है। लोगों को दिखाना होगा कि आप में सच्चाई है। लोग आप में सच्चाई देखेंगे तो ज़रूर जातिवाद को भूल जाएंगे। और मैक्सिमम हमें सपोर्ट जो मिल रहा है वो जाति और धर्म से ऊपर मिल रहा है। लोग, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट हैं या फिर गार्जियन हैं या और भी जानने वाले हैं, वो किसी भी जाति के हम लोगों का कोई कनेक्शन नहीं है। बस ये कनेक्शन है कि ये शिक्षक है हमारे, ये हमारे लिए काम करेंगे, या आईटीएन है, यही सब जाति है हम लोगों का। एक जो और बातें हैं जो मैं फतुहा पर आना चाहूँगा। फतुहा पटना से सटा हुआ है और पटना के जस्ट बाद बाईपास पार करेंगे तो एक बड़ा 4 लेन बना है, वो तो बहुत शानदार है। मगर उसके अंदर से जब फतुहा जाते हैं उस सड़क की व्यवस्था उतनी बेहतर नहीं है जितनी होनी चाहिए। पहले पटना की सभी गाड़ियाँ उसी ओर से, उस छोर की सभी गाड़ियाँ कई ज़िलों में उधर से ही जाती थी। तो एक महारानी चौक हुआ,
तो वहाँ पर क्या समस्याएं हैं, उस समस्या के लिए आपका क्या राय रखते हैं आप? पूरे बिहार या पटना या फतुहा की जो समस्या हमें नजर आई है वो है ट्रैफिक समस्या। हेवी ट्रैफिक समस्या के चलते यहाँ बिजनेस प्रभावित होता है, लोगों का समय बर्बाद होता है और कोई भी बिजनेस तभी पनपेगा जब स्मूथ ट्रांसपोर्टेशन हो। तो हमारा जो सबसे पहला एम था, प्लूरल्स पार्टी को ही मैंने बताया था कि हमारा हेवी जैमिंग जो है, जाम से से छुटकारा है और उसके लिए हम लोगों ने रोड मैप भी तैयार किया है कि कैसे जाम से छुटकारा पा सकते हैं। उसके लिए प्रॉपर रोड मैप है हमारे पास। तो जाम से की समस्या छुटकारा पाया जा सकता है अगर वो हो जाए। महारानी चौक पे कम से कम बिना मतलब के भी जाम लगता है तो 2 घंटा शाम में लग जाता है। यही परिदृश्य लगभग मैक्सिमम चौराहे पर है कि गाड़ी की संख्या कम होते हुए भी जाम लगती है। तो हम बिना कोई व्यापक खर्च बिना कोई बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट या इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा हम लोग छोटे छोटे उपायों को अपना करके भी ट्रैफिक को स्मूथ बना सकते हैं। तो इसमें जैसे देखिए, समस्या है, समस्या दिख रहा है, समस्या को उठाना और समस्या का निराकरण करना, इस पर थोड़ा सा जनता में एक सामंजस्य नहीं बैठा पाते हैं। प्लूरल्स पर यह भी बात उठती है कि वो समस्या तो बता रही है मगर निराकरण का कोई वैसा कोई प्रावधान नहीं। इससे ट्रैफिक का निराकरण का मैंने फेसबुक पर भी कुछ लोग पूछे थे कि इसका क्या निराकरण है। मैंने प्रॉपर उसका प्लान बनाया भी है, उनको बताया। तो मेरा कुछ पॉइंट हम बता सकते हैं। ऐसे इसका रोड मैप मेरे पास बहुत बड़ा है, जरूर पूरे बिहार में इससे निजात पाया जा सकता है। कुछ पॉइंट ऐसे हैं, जैसे सबसे पहला पॉइंट है हमारी नागरिकों में एक सिविक सेंस डेवलप करना, ट्रैफिक सेंस डेवलप करना। उनको पता होना चाहिए कि अपने लेन में चलें। इसके लिए हम लोग कैंपेन चलाएंगे, जागरूकता प्रोग्राम, अवेयरनेस प्रोग्राम चलाएंगे, उनको जागरूक बनाएंगे कि कैसे हम लोग ट्रैफिक रूल को फॉलो करें। एक वो चीज़ हो गया। इसके लिए सही तरीके से मेहनत करना होगा। फिर हम लोगों को हर 500 मीटर या 1000 मीटर के जगह दूरी पर एक पड़ाव, छोटे लेवल पे ही, स्मॉल स्केल लेवल पर हम लोग पड़ाव डेवलप करेंगे, जो ऑटो स्टैंड की तरह तो बड़ा ना हो, छोटा हो कि 10 गाड़ी, 5 गाड़ी या 2 गाड़ी वहाँ पर कम से कम साइड में टर्न कर सके। फिर उसके बाद कुछ सर्किल हम लोग बनाएंगे, कुछ लाल रेखाएं बनाएंगे जिसमें इनको चलना होगा। और सड़क चौड़ीकरण तो सबसे ज़रूरी चीज़ है, उसके लिए भी बाद में कानून बना करके सड़क जो भी निर्माण बने वो प्रॉपर प्लानिंग के साथ बने, उसके फुटपाथ भी साथ में हो, पड़ाव भी साथ में हो, तो ट्रैफिक समस्या छुटकारा पाया जा सकता है। बहुत सा टेक्निकल जो टूल्स हैं उसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं, जैसे ऐप्स हैं, कुछ सेंसर है, उसकी सहायता से हम पहले से ही आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इस एरिया में जाम लग सकता है और पूर्व सूचना लोगों को दी जा सकती है कि यहाँ पर, जैसे रेडियो में दी जाती है, लेकिन प्रॉपर वो छोटे एरिया के लिए नहीं है, कुछ बोरिंग रोड चौराहे के लिए है। लेकिन ये इसमें बहुत ज़्यादा खर्च होता नहीं, हम लोग हर जगह पर इसको स्थापित कर सकते हैं और इस तरह से छोटे छोटे मुद्दे को बना करके हम लोग यूज करके ट्रैफिक को स्मूथ बना सकते हैं। इसलिए आपने संक्षिप्त में बताने का एक बहुत बड़ा मुद्दा पर बात की है। शायद वो सरकार समझे या ना समझे, या वर्तमान सरकार समझती भी होगी और प्रयास करने का भी प्रयास करती है, मगर आपकी बातों से लगा कि वहाँ पर अगर ये सभी चीज़ें किया जाए तो शायद थोड़ा सुधार हो जाए। अब मैं बात करता हूँ जो यहाँ पर स्वास्थ्य व्यवस्था है। कई प्रखंडों में गया हूँ तो वहाँ पर डॉक्टरों की समस्या या डॉक्टरों की नहीं आने की समस्या वो जग जाहिर है। तो उसको आप किस हिसाब से देखते हैं कि ब्लॉक में जो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं उसको लेकर? जो हमारी सरकारी स्वास्थ्य सुविधा है तो वहाँ पर गरीब लोग मजबूरी में जाते हैं, अदरवाइज उनके पास अगर साधन है तो वो सीधे प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं और वहाँ पर अननेसेसरी जांच दे करके उन पे आर्थिक बोझ डाला जाता है। बड़े हॉस्पिटल में गरीब लोग जा नहीं सकते हैं, अगर कोई जाएगा अमीर आदमी भी तो वो जांच में ही इतना उनका खर्च हो जाएगा कि वो डरते हैं। तो हमारा पहला होगा जो मोहल्ला क्लिनिक, जैसे दिल्ली में कॉन्सेप्ट आया, उसी तरह का कॉन्सेप्ट यहाँ भी बिहार में स्थापित हो, हर जगह पर, हर मोहल्ले में, जहाँ पर कम से कम जांच की सुविधा फ्री हो। किसी भी पेशेंट या गरीब आदमी को जांच के लिए कहीं बाहर भटकना ना पड़े, उसकी ये परेशानी ना हो कि जांच में मेरा इतना पैसा लगेगा। वो सरकार की जिम्मेदारी होनी चाहिए या फिर सामाजिक लेवल पे उसका व्यय वहन करना चाहिए। एक जो और बातें हैं, प्रमुख बातें हैं, वो है शिक्षा। सरकारी विद्यालयों का हाल किसी से छुपा हुआ नहीं है। अगर आप वर्तमान सरकार के विधायकों से अगर आप पूछेंगे तो वो कहेंगे कि पहले ऐसे था तो आज ऐसे है, तो वो एक बहुत बड़ी समस्या है। तो जैसे गुणवत्ता युक्त शिक्षा और गुणवत्ता युक्त शिक्षा, इसमें एक बहुत बड़ा गैप नज़र आता है। तो इसको आप किस हिसाब से सोल्व करना चाहेंगे, या आपकी अगर मेजॉरिटी आई तो कैसे इसको समाधान करेंगे? बिहार में जो शिक्षा व्यवस्था है ये तो सब लोग जगजाहिर है और इसका निराकरण यही है कि अभी जो बिहार में शिक्षा व्यवस्था का बोझ है
वो प्राइवेट एजुकेशन सिस्टम ने उठा रखा है। वो अपने कम संसाधनों में लोगों को शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, जितना हो सकता है कंपटीशन की तैयारी करवाते हैं। तो हमारा एक होगा कि सरकारी व्यवस्था को तो सही किया ही जाए, जो नियोजित शिक्षक हैं या फिर और भी शिक्षक हैं उनको प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोग्राम दिया जाए, उनमें मोरल वैल्यू बढ़ाया जाए, वो पढ़ाई सही से कराएं, आने उसमें डिसिप्लिनरी एक्शन जो भी लिया जाए। ये सब के अलावा जो प्राइवेट एजुकेशन सिस्टम जितने भी हैं, कोचिंग संस्थान हैं, उनका एक हब बनना चाहिए, उनको एक सुविधा और मान्यता मिलनी चाहिए। तो मेरा ये उद्देश्य होगा कि जो प्राइवेट लोग इसमें आना चाह रहे हैं, जो कर रहे हैं अपने लेवल पे, वो असंगठित हैं, उनको संगठित करके उनको सरकार की तरफ से फैसिलिटी प्रदान की जाए, सुविधा प्रदान की जाए कि वो अपनी जो मेहनत कर रहे हैं वो मेहनत और सही दिशा में जाए। चलिए, ये मैंने शिक्षा और स्वास्थ्य पर बातें की, ट्रैफिक से रिलेटेड भी बातें की। एक और बातें हैं फतुहा से ही जुड़ा हुआ। फतुहा को पटना के बाद की विधानसभा है, तो वहाँ पर जो बातें हैं वहाँ पर कृषि भी पूरी होती है, खेती युक्त ज़मीन बहुत सारे हैं और इंडस्ट्रियलाइजेशन भी अगर वहाँ पर किया जा रहा है। और पटना सटा हुआ है, पटना सिटी से भी उसके कई छोर सटे हुए हैं, गंगा किनारे शमशान हैं। तो ऐसा हो सकता है कि फतुहा और भी बेहतर नज़र आए, क्योंकि पटना सटा हुआ है तो ग्रेटर पटना भी उसे कहा जा सकता है या कहा जा रहा है। तो उसको सौंदर्यीकरण और कई चीज़ों पर आप क्या राय रखते हैं? देखिए, फतुहा या पूरा पटना, हमारा कृषि इसमें बहुत बड़ा योगदान कर सकता है और कृषि आधारित व्यवस्था यहाँ बन सकती है। उसके लिए फूड प्रोसेसिंग सेंटर हमारे यहाँ होना चाहिए। हमारे यहाँ कच्चे उत्पाद तो होते हैं, लेकिन उसको किसान को मूल्य नहीं मिल पाता है। तो फूड प्रोसेसिंग यूनिट यहाँ पर डेवलप हो, उसके लिए प्रॉपर प्लानिंग हो, सरकार कुछ उसमें फंड या लोन प्रोवाइड करे, ये सब सुविधा है, लेकिन लोगों को पता भी नहीं है और सरकारी उदासीनता तो है ही। तो ये कृषि के साथ साथ हमारा उससे फूड प्रोसेसिंग सेंटर, जैसे पहले था कि अमरूद का एक जूस बनता था हाजीपुर में, वो बंद है। इस तरह से बहुत सारे सेंटर हैं जो बंद हो चुके हैं, तो उनको चालू कराया जाए, जीविका को मजबूत किया जाए। इस तरह सेल्फ हेल्प ग्रुप जितने भी हैं उनको मजबूत किया जाए, महिलाएं की ताकत इससे बढ़ेगी और वो आत्मनिर्भर जरूर बनेंगे। तो सरकार का जो नारा है आत्मनिर्भर, तो इसके लिए सरकार को हम लोग भी कोशिश करेंगे कि सेल्फ हेल्प ग्रुप जितना बन सके और छोटे छोटे उद्योग धंधे यहाँ पर स्थापित हों माइक्रो स्केल लेवल पे, उसके लिए माइक्रो फंडिंग किया जाए। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को एसएमई जितने भी डेवलप हो सकें, उससे बिहार का विकास होगा। एक शमशान घाट भी है, ध्यान आ रहा है, वहाँ पर लोगों को जाना ही जाना होता है, 3-4 जिलों से वहाँ पर लोग आते हैं। तो उसमें हम पिछले 15 सालों से कुछ वैसा चीज़ हम नहीं देखे, उस पर आप किस तरह से रखते हैं? अगर आप वहाँ गए होंगे तो वहाँ की व्यवस्थाएं, जैसे एक रानी घाट का यहाँ पर है, पटना में बना हुआ है, उस तरह से वहाँ नहीं दिखा। हाँ, सुविधाएं तो बहुत कम है शमशान घाट पे भी, और इसके और बहुत लोगों का ध्यान नहीं जाता है। ये प्रैक्टिकल भी है, लोग नहीं सोच पाते हैं, लेकिन वहाँ पर भी कम से कम कुछ सुविधा डेवलप होनी चाहिए। जैसे कोई जाए तो उनके प्रॉपर वहाँ पर ऐसा सिस्टम मिले कि जिसमें वहाँ पर उनको रहने का, खाने का या छोटा फोटा नाश्ता है, इसकी व्यवस्था मिल जाए। वहाँ पे लूट तंत्र भी थोड़ा है, लोग जाते हैं हताहत होकर के शोकाकुल, और वहाँ पर उनको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो इससे एक सरकारी सुविधा ऐसी कुछ हो कि उनको सूचना मिल जाए कि यहाँ पर ऐसे कर सकते हैं, कोई उनके साथ लूट ना हो। रोजगार को लेकर जो बिहार में जो चल रहा है, वही सब जगह विधानसभा का अभी सबसे बड़ा मुद्दा है। विपक्ष के नेता तेजस्वी ने भी इस बात को काफ़ी मुखरता से उठाया है कि हम 10 लाख रोजगार देंगे। तो पुष्पम प्रिया चौधरी बोलती हैं कि हम सबको रोजगार दे देंगे बिहार में। इस बात में लगता है कि उनकी समझ कम है, या फिर वो उस चीज़ को पूरा कर लेंगे, या वो उस चीज़ को जानती हैं कि हम सभी बिहारियों को नौकरी दे देंगे, सभी को रोजगार उत्सर्जित, या फिर और भी कुछ बातें हैं? देखिए, पुष्पम प्रिया जी ने कहा है कि 80 लाख रोजगार दे सकते हैं या हर को रोजगार दे सकते हैं, तो इसमें बहुत कुछ सच्चाई है और इसमें मजबूती है। ये कोई बड़ी बात नहीं है। अगर उन्होंने कहा, उन्होंने रिसर्च किया है इस बात पर, और हम लोग भी समझते हैं कि सबको रोजगार दिया जा सकता है। तो उसके लिए कोई बस सही इच्छा शक्ति होनी चाहिए। हमारे पास सारे साधन हैं, कृषि आधारित व्यवस्था है, कृषि आधारित व्यवस्था का आयात निर्यात का सरकार प्रॉपर प्लानिंग दे, लोगों को लिंक दे। हम लोग कृषि आधारित व्यवस्था पे पूरे बिहार में विकास कर सकते हैं। जैसे गौ पालन हो, छोटे छोटे उद्योग धंधे हैं, जैसे मशरूम फार्मिंग, कुछ व्यावसायिक खेती, जैसे मान लीजिए कि हर्बल खेती हुआ, एलोवेरा, तुलसी, मेंथा, ये सब का जितना भी है, हमारे कुछ सीनियर्स जूनियर्स इसमें काम भी कर रहे हैं, फार्म एंड फार्मर्स, वो बिहार से ही हैं। तो उसमें कम से कम बाहर के लोगों को भी रोजगार मिल रहा है। 300 IIT उसमें जुड़ चुके हैं,
और भी बहुत छोटे छोटे वर्कर हैं, ऐसे बहुत सारे उद्योग धंधे हैं, जीविका है। तो इस तरह के उद्योग धंधे बनाए जा सकते हैं और उसका मार्केट पूरा बिहार के बाहर विदेश तक जा सकता है। तो अगर हम लोग बहुत मेहनती हैं, हम लोग में टैलेंट है और हर को केवल हम रास्ता दिखा दें और छोटी छोटी फंडिंग करा दें, उनको प्रॉपर मार्केट बता दें, तो यहाँ पर हर आदमी रोजगार करके गुजरात से भी आगे जा सकता है। गुजराती से हम किसी मामले में पीछे नहीं हैं। ये हम बात कर रहे थे फतुहा के कैंडिडेट हैं, अभी चुनाव लड़ रहे हैं पूरे जोश खरोश से, आईआईटी से पढ़ कर आए हैं प्लुरल्स के तरफ से। और प्लुरल्स एक नई राजनीतिक सेटअप कर रही है, कई लोगों को समझ में नहीं भी आ सकता है, कई लोगों को ज़्यादा समझ में आ सकता है। ऐसे बहुत से मुद्दे हैं जिस पर मैं बात कर सकता हूं, मगर समय की मर्यादा है, इसलिए हम अभी इतना ही कहेंगे। धन्यवाद, आपने समय निकाला। बहुत बहुत धन्यवाद झकास भारत का। चलिए, ये इस बार चुनाव लड़ रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। वहाँ से पहले के विधायक भी इस बार लड़ रहे हैं और उनके जो एनडीए के कैंडिडेट हैं वो सत्येंद्र सिंह, वो भी लड़ रहे हैं। तो अब देखते हैं इसमें क्या होता है, प्लुरल्स की उसमें क्या भूमिका होती है और प्लुरल्स कहाँ पर रहती है चुनाव में, कितना समर्थन जुटा पाती है और कैसा वहाँ पर मनोबल प्लुरल्स का रहेगा। हम देखेंगे चुनाव के बाद, 10 तारीख के बाद बहुत से पत्ते खुलेंगे। अभी के लिए हम इतना ही कहेंगे। झकास भारत से मैं रविकांत, कैमरे के पीछे ध्रुमेंद्र जी हैं और उन्हीं के सौजन्य से मैं इनसे मिला और उनकी अभी मेहनत है, वो उन्हीं की वजह से यह वीडियो बन रहा है, इसीलिए उनकी कहानी होगी। अभी के लिए धन्यवाद।